आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने कोई भी एक HTML हम पकड़ते हैं, उस HTML को रिएक्ट में शिफ्ट करना है और उसके प्रॉपर कंपोनेंट्स वगैरह बनाने हैं। तो वो हम कैसे बनाएंगे और उसमें कंडीशंस भी लगानी है, उसमें लूपिंग भी करनी है और उसमें बाकी चीज़ें भी करनी है। वो हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग उसकी बनाएंगे, क्योंकि हमें JSX के से खेलना भी आ गया है, उसमें लूप चलाने, उसमें कंडीशन लगाने और हमें बेसिक कंपोनेंट का भी कंसेप्ट बन गया है। तो अब हम कोई भी वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। ऐसे ही है ना। तो कोई भी हम HTML पकड़ते हैं और उसको जो है वो डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उससे पहले क्योंकि हो सकता है कि जब हम ऐसा कन्वर्जन कर रहे हो उसके अंदर हमें एक से ज्यादा पेजेस बनाने पड़ सकते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन अभी तक जितनी हमने रिएक्ट सीखी है उसमें तो एक ही पेज पे सारी चीजें आ रही होती हैं, ऐसे ही लाइक सब कुछ चलता है ऐप में, app.js और app.js के अंदर जो भी चल रहा है वो एक ही पेज पे, यानी एक ही पेज पे हमारा आ रहा होता है। लेकिन अक्सर जो हम वेबसाइट देखते हैं उसके ऊपर तो मल्टीपल पेजेस होते हैं। जैसे W3 स्कूल पे जाएं तो हम जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो राउट बदल गया, ऐसे ही है ना। हम जावा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राउट चेंज हो रहा है और उसके चेंज होने से सारा पेज भी मेरा चेंज हो जाता है। जैसे मैं HTML पे क्लिक करता हूँ तो डिफरेंट पेज आता है और CSS पे क्लिक करता हूँ तो डिफरेंट पेज आता है, ऐसे ही है ना। और ये पेज वेरी कहाँ पे करता है, ये ऊपर जो राउट है ये चेंज हो जाता है, ऐसे ही। अब हमने बोला था कि जो रिएक्ट है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है। रिएक्ट क्या है? सिंगल पेज एप्लीकेशन है। उसमें पेजेस तो नहीं होते, एक ही पेज होता है। पेज की डेफिनेशन क्या है? एक प्रोजेक्ट में कितनी HTML फाइलें हैं। तो रिएक्ट में एक ही HTML फाइल बनती है जो कि पब्लिक फोल्डर में होती है, उसका नाम क्या है? index.html। सारी ऐप उसी में चलती है, सही है। अब सारी ऐप अगर उसके अंदर चल रही है एक ही पेज के अंदर, तो ये कौन सी एप्लीकेशन होगी? सिंगल पेज एप्लीकेशन, SPA। इसको SPA भी बोलते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन। राउटिंग जो है वो अगर हमने देखा होगा, पहले जब हमने HTML किया था तो हमने मल्टीपल राउट बनाए थे। तो वो कैसे बनाए थे कि हमने मल्टीपल HTML की फाइलें क्रिएट की थी, index.html, about.html, contact.html, और फिर उनको लिंक कर दिया था A टैग से, ऐसे ही। उससे फिर क्या हुआ था, एक पेज से मैं दूसरे पेज में नेविगेट जा कर पा रहा था। याद है ना आप लोगों को कि अगर मैं अबाउट, कंटेक्ट और 3-4 बना लूं और A के अंदर href के अंदर फिर मैं लिंक कर सकता हूं, एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट कर सकता हूं। अब रिएक्ट में तो मल्टीपल पेजेस बनते नहीं, तो A टैग से हम लिंकिंग तो कर सकते नहीं है HTML की, क्योंकि HTML की फाइल तो क्या है? एक ही है। अब इसकी अल्टरनेटिव में रिएक्ट में एक हमारे पास कंसेप्ट होता है, उसको हम बोलते हैं सिमुलेशन ऑफ राउटिंग। सिमुलेशन क्या होती है? किसी चीज को सिमुलेट करना जो कि दर हकीकत हमने नहीं किया। लाइक हम राउटिंग बनाएंगे लेकिन दर हकीकत वो राउटिंग होगी नहीं। लाइक उसमें मल्टीपल पेजेस नहीं होंगे। हम कंपोनेंट्स बनाएंगे लेकिन उसमें पेजेस नहीं होंगे। अच्छा, ऐसा करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें बात समझ आ रही है कि हमने मल्टीपल राउट्स बनाने हैं ताकि हम हर पेज पे मुख्तलिफ UI कर सकें। जैसे कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट की UI, अबाउट पे अबाउट की UI, सर्विसेज के ऊपर सर्विसेज और होम के ऊपर होम की UI डिस्प्ले कर सकें। लेकिन हकीकत में वो मल्टीपल पेजेस नहीं होंगे, वो एक ही पेज होगा index.html, लेकिन हम उसको जावास्क्रिप्ट से ही कंडीशन लगा के सिमुलेट करेंगे, वो राउट बनाएंगे, लेकिन वो राउट होंगे नहीं। अच्छा, वो हम क्या लगाएंगे? हम कंडीशन लगाएंगे। हम कहेंगे राउट अगर ऊपर पाथ ये है
तो आप ये वाला कंपोनेंट रेंडर कर दो, अगर पाथ ये है तो ये कंपोनेंट रेंडर कर दो, अगर पाथ ये है तो कंडीशनलाइज रेंडरिंग कर देंगे। अच्छा, अब ये जो कंडीशनलाइज रेंडरिंग है, हमने JSX में पढ़ा है कैसे कर सकते हैं। हम टर्नरी ऑपरेटर लगा के कंडीशन जो है वो लगा लेते हैं। तो उसका लॉजिक क्या होगी, अगर हम कोड में जाएं, React.js वाले कोड में जाके हम माई ऐप को खोलें, तो हम करेंगे क्या, मैं आपको थोड़ी सी सिंपल सी एग्जांपल समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हम ये करेंगे कि अगर हम यहां पे ले लेते हैं पाथ कांस्टेंट ठीक है, तो ये मुझे URL मिल जाएगा कि ऊपर राउट अभी इस वक्त क्या है, window.location.href की मदद से मुझे जो राउट है ना ऊपर वो मिल जाएगा। हम कंडीशन लगा देंगे अगर ये वाला राउट मैच कर रहा है किससे, अबाउट से, तो ऐसे अबाउट पेज कर दो। अगर ये URL कॉन्टैक्ट से कर रहा है तो ऐसे कॉन्टैक्ट, अगर होम है तो होम, सर्विस इधर सर्विस, प्रोडक्ट है प्रोडक्ट, गैलरी है तो गैलरी, ऐसे। बात समझ आई। अगर हमारा लॉगिन URL अबाउट है तो आप ये वाली HTML रिटर्न कर दो, अगर कॉन्टैक्ट है तो ये। अब यहाँ पे मैंने एक रिटर्न किया, टेक्निकली मैं यहाँ पे पूरे का पूरा कंपोनेंट भी रिटर्न कर सकता हूँ। बात समझ आ गई। इस तरह से हमने क्या किया, मल्टीपल पेजेस जो हैं वो बना लिए। अब जैसे यूजर कॉन्टैक्ट पे जाएगा तो मेरी ये वाली HTML के अलावा ये वाली HTML जो है वो चलने लग जाएगी। ऐसे ही है ना। अच्छा, अगर हम इसको चला के भी देखें, अच्छा इसमें से कोई भी नहीं था, तो अब हम अगर अबाउट चलाएं, पॉप एंड से करता है ना, ठीक है, चलना तो चाहिए नहीं। क्या अल्टरनेटिव तरीका ये था तो फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं, इस पर थोड़ी लॉजिक लगा लेते हैं, URL को फिर अपग्रेड कर देते हैं, उसमें फॉरवर्ड स्लैश को भी कंकैट अबाउट पेज, आगे कॉन्टैक्ट पे जाएंगे, कॉन्टैक्ट पेज, सर्विसेज पे जाएंगे, सर्विसेज पेज। समझ आई या नहीं आई। तो हमने कंडीशनल रेंडरिंग जो है वो कर दी। तो इसका लॉजिक क्या होगा टेक्निकली हमारे पास, इसका अगर हम और रिफाइन लॉजिक बनाएं, अभी तो मैंने वैसे ही बताया ना, तो हम इसका क्या करेंगे, पेजेस बनाएंगे। यहाँ पे जो हमारी एप्लीकेशन है ना, उसमें दो तरह की डिवीजन हमने करनी है। सबसे पहले एक वेबसाइट के अंदर नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, फिर उस वेबसाइट के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। तो पेजेस और कंपोनेंट में क्या फर्क है, अगर मैं अपने वाली वेबसाइट आपको दिखाता हूं। अब ये एक वेबसाइट है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारी वेबसाइट होती है उसकी हम डिवीजन करते हैं नंबर ऑफ पेजेस में। अच्छा, नंबर ऑफ पेजेस का मतलब क्या है, जैसे ये एक होम पेज है, इस पे जाएंगे तो ये एक और पेज है, सर्विसेज पे जाएंगे तो ये और पेज है, कैरियर पे जाएंगे और पेज है, ब्लॉग पे जाएं, टूल्स पे जाएं, कॉन्टैक्ट पे जाएं, हमारे पास क्या है, मल्टीपल पेजेस हैं। हायर एस पे जाएंगे तो वहां पे भी हमारे पास जो है वो मल्टीपल एक्चुअली पेजेस हैं। तो सबसे पहले जब हम एक वेबसाइट को डिजाइन करना शुरू करेंगे तो उसकी डिवीजन कैसे होगी वो हम डिस्कस करते हैं अभी। समझो ये हमारा एक वेबसाइट है, ये क्या है, हमारी एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर
सबसे पहले हमने जब वेबसाइट को डिजाइन करना शुरू करना है रिएक्ट के अंदर, तो हमने आइडेंटिफाई करने हैं कि उसके अंदर पेजेस कितने हैं। तो सबसे पहले उसकी डिवीजन किस में होगी? पेजेस में। तो अज्यूम करो हमारा एक ये पेज है, एक हमारा ये वाला पेज है, एक हमारा ये 3 पेज है हमारी वेबसाइट में, ठीक है। उसके बाद उस पेजेस के अंदर हमारे पास क्या होंगे? कंपोनेंट। अब कंपोनेंट के अंदर भी कंपोनेंट हो सकते हैं ना, ऐसे, और ऐसे कोई बड़ा कंपोनेंट भी हो सकता है। इसी तरह इसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट हो सकते हैं ये। तो हमारी वेबसाइट की भी डिवीजन क्या होगी? सबसे पहले हम जब भी डिजाइनिंग करना सीखेंगे तो हम सीखेंगे कि हमारी वेबसाइट में कितने पेजेस बन सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा, पूरा डिजाइन देख के सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग हमने ये बिल्ड करनी है कि मेरी वेबसाइट के अंदर कितने नंबर ऑफ पेजेस हो सकते हैं, फिर उन पेजेस के अंदर कितने कंपोनेंट बन सकते हैं। पेजेस का तो आपको पता लग जाएगा कैसे, मतलब एक पेज दूसरे पेज से बिल्कुल डिफरेंट है, और पता लग जाएगा कि ये एक अलग पेज है। जैसे अब ये हमारा होम पेज है, ऐसे ही है, ये केसेस पेज है। अब इससे पूरा, क्योंकि पूरी यूआई बदल गई है, तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरा अलग से पेज है। और दूसरा ये कि ऊपर राउट भी बदल रहा है, उससे भी पता लग रहा है कि ये एक अलग से पेज है। समझ आई बात या नहीं आई? आगे समझ? अच्छा, अब सबसे पहले जब हम कोई यूआई देखेंगे तो हम सबसे पहले क्या समझेंगे? सबसे पहले हमें फाइंड करना है उस वेबसाइट में कितने नंबर ऑफ पेजेस बनेंगे, फिर उन पेजेस में कितने कंपोनेंट बन सकते हैं। तो हमने बोला था कि एवरीथिंग इज अ कंपोनेंट। अब वो क्या? अब वो चीज, जैसे ये बटन है, अगर ये बटन रीयूज हो रहा है एक विद इन द पेज या अक्रॉस द पेज, तो इसका क्या बनेगा? एक कोई भी यूआई जो डुप्लीकेट हो रही है उसका एक क्या बन जाएगा? कंपोनेंट। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर हम कोई कंपोनेंट बना लें, ये एक हमने बटन का कंपोनेंट बनाया है, अज्यूम करो, तो वो यहां पे लगा हुआ है, बटन कंपोनेंट है ये, बेटियां। ये सेम कंपोनेंट में दूसरे पेज में भी यूज कर सकता हूं या नहीं? कर सकता हूं। यानी सेम कंपोनेंट में उठा के किसी भी दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकता हूं। इसका फायदा यह है, यानी ये इस पेज में यूज कर लिया, इधर कर लिया। या ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपोनेंट है जो एक ही पेज में 2 दफा यूज हो रहा है, क्या एक ही कंपोनेंट में 2 दफा यूज हो रहा है? छोटा कंपोनेंट है, बड़े कंपोनेंट में 2 दफा यूज हो रहा है। तो सबसे पहली डिवीजन क्या होगी वेबसाइट को डिजाइन करते हुए? हम आइडेंटिफाएंगे नंबर ऑफ पेजेस और उसके बाद नंबर ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट्स। सही है? अब इसका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? हम ये करेंगे कि कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स बनाएंगे और एक सोर्स के अंदर फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे पेजेस। जिस तरह एसेट्स के अंदर हमने क्या रखा था? पिक्चर्स, एसेट्स। कंपोनेंट्स में कंपोनेंट और पेजेस के अंदर पेजेस। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? पेजेस बनाएंगे और पेजेस के अंदर फिर हम कंपोनेंट्स कॉल करेंगे। ठीक हो गया? अब मुझे ये बताओ आप लोग के हम पेजेस, लेट्स सपोज हम ये वाली ऐप को देखते हैं, हमारे वाली एक पेज तो होम पेज है, फिर केसेस, सर्विसेज, अबाउट, कैरियर, ब्लॉग, टूल्स, कॉन्टैक्ट, ये सारे क्या हैं? हमारे पेजेस हैं। तो इसके हम पेजेस अब कौन कौन से बनाएंगे? उसी तरह हम फोल्डर बनाएंगे, होम, होम बना दिया, और कैरियर। पेजेस में हम उतने फोल्डर बना देंगे जितने हमारे पेजेस हैं। सर्विसेज, ब्लॉग, और कॉन्टैक्ट, ये हमने मल्टीपल पेजेस बना दिए। अच्छा, अभी बनाए नहीं है, सिर्फ फोल्डर बनाए। अब एक पेज बनता कैसे है?
जैसे हमने होम पेज बनाना है तो हम इसमें फाइल बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे home.tsx या jsx या js, जो भी आपने रखना है, और इसका नाम कैपिटल लेटर से शुरू होगा क्योंकि ये रिएक्ट का ये देखो पेज भी एक रिएक्ट का कंपोनेंट ही होगा, पेज भी क्या होगा, कंपोनेंट ही होगा, लेकिन हम उसकी डिवीजन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें जब वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हो तो हमारा माइंड खुले कि हमारे पास कितने पेजेस हैं और कितने हमारे रीयूजेबल कंपोनेंट है, क्योंकि पेज तो रीयूजेबल कंपोनेंट नहीं होता ना, पूरा कॉन्टेक्ट पेज तो कंपोनेंट नहीं है, वो तो पेज है, तो इसलिए हमने उसका home.js बना लिया। इसमें हम एक बना लेते हैं होम पेज करके H1 की हेडिंग लगा देते हैं। डेफिनेटली इसमें हमारे पास काफी ज्यादा कोड आएगा, लेकिन मैंने अभी के लिए ऐसे लॉजिक लिख लिए। इसी तरह अगर हमने सर्विसेज का पेज बनाना है तो उसका क्या बनेगा, services.js, और उसके अंदर इसको जो है वो सर्विसेज कर देंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद अच्छा H1 में भी सर्विस पेज कर, कंटेंट के अंदर जाएंगे तो उसका क्या फाइल बन जाएगी, ये बनेंगे, और ब्लॉग के अंदर जाएंगे तो blog.js। अब अगर हम देखें तो ये हमने रिएक्ट का कंपोनेंट ही बनाया है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं किया ना, तो एक्चुअली ये कंपोनेंट ही है, लेकिन हमने इसको पेज क्यों बोला, यानी समझो कंपोनेंट और पेज बनाने में सिंटैक्स में कोई फर्क नहीं है, वो सेम है, लेकिन हमने माइंड को समझाने के लिए ये काम किए, रीडबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कि हमने पहले पेजेस को डिवाइड कर लिया, अब इन पेजेस में हम रीयूजेबल कंपोनेंट जैसे बटन हो गया, जैसे हेडर हो गया, जैसे फुटर हो गया, कार्ड हो गया, सर्विस कार्ड हो गया, इस तरह के सारे हम कंपोनेंट फिर कंपोनेंट्स के अंदर बनाएंगे। कोई इनपुट का टैग हो गया, उसका कंपोनेंट बन जाएगा इस तरह। अब ये पेजेस तो हमने सारे कवर कर लिए, ऐसे ही ये हमारे पेजेस बन गए। अब इन पेजेस को हम कॉल करेंगे, तो कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो अभी लॉजिक हमने नीचे लगाई है, ये बाकी की सारी लॉजिक हम इधर से खत्म कर देते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हम इसको करेंगे। सारा कुछ स्क्रीन कर दिया मैंने। हमने लॉजिक ये लगाई कि अगर तो यूजर होम पेज पे है, होम क्या होता है, जो फॉरवर्ड स्लैश राउट होता है ना, वो होम होता है, तो वहां पे हम कौन सा पेज कॉल करेंगे, होम पेज। अब ये होम पेज हमें कहां से मिलेगा, इंपोर्ट करेंगे हम, इंपोर्ट होम फ्रॉम, और इसी तरह अगर हमने अबाउट को कॉल करना है तो कैसे करेंगे, वो क्या करता है, जो हमारे पास ये यूआरएल है ना ऊपर, ये वाला यूआरएल, ये हमें रिटर्न कर देता है। लाइक अगर मैंने एक पूरा यूआरएल मुझे दे देता है, window.location.href क्या करता है, वो पूरे का पूरा यूआरएल मुझे रिटर्न कर देता है, ठीक है। अब अगर मुझे ये चाहिए कि उसमें से एक पाथ चाहिए या राउट चाहिए, तो वो मैंने थोड़ी जावास्क्रिप्ट की लॉजिक लगा के, यानी हमने फॉरवर्ड स्लैश से उसको क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया, और ये कॉन्टेक्ट को उठा लिए और उसको मैंने रिटर्न कर दिया। तो ये थोड़ी सी लॉजिक मैंने यहाँ पे लगाई है, ठीक है। तो अगर हम अबाउट चलाएंगे तो अबाउट आ जाए, कॉन्टेक्ट चलाएंगे कॉन्टेक्ट आ जाए, और एक्चुअली ये वाला हमारा इधर ऊपर होना चाहिए, और एक रह गया है, सर्विसेज इंपोर्ट की थी हमने, सर्विसेज ज्यादा नहीं करते ना, बाकी तो आप कर ही लोगे। समझ आई बात, हमने राउटिंग बनाई है
लेकिन ये सिमुलेशन की है। सिमुलेशन क्या है, एक्चुअल में तो राउटिंग है होती नहीं है ना, इसके अंदर पेजेस मल्टीपल नहीं होते, सिंगल पेज ही है, लेकिन हमने उस पर कंडीशन लगा के रेंडरिंग कर दी है कि अगर यूआरएल फॉरवर्ड स्लैश हो तो होम चला दो, अगर यूआरएल अबाउट हो तो अबाउट चला दो, अगर यूआरएल कॉन्टेक्ट हो तो कॉन्टेक्ट चला दो। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे आता हूं, अच्छा उसके अंदर फाइल थी तो वो भी तो साथ में लेनी है ना। अब बाउट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, पेज एक बना लें बाउट का पेज भी फिर, और उसमें फाइल बना लें एक अबाउट डॉट यस, और उसमें कंपोनेंट बना लें एक अबाउट पेज। ठीक है, अब कोई भी राउट नहीं है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, होम पेज। अगर मैं यहाँ पे अबाउट पे जाता हूँ तो क्या आएगा, अबाउट पेज। ये छोटा इसलिए आ रहा है, मैंने डिव लगाया, हेडिंग नहीं लगाया। ठीक हो गया। अगर हम कॉन्टेक्ट पे जाते हैं तो कॉन्टेक्ट पेज आ रहा है, अगर कोई राउट नहीं लिखते फिर होम पेज आ रहा है। लॉजिक हमारी सही चल रही है, ऐसे ही है ना। एक्चुअली हमने क्या किया, जो हमारे कंपोनेंट थे ना उसको कंडीशनल रेंडर किया और कुछ भी नहीं किया। यही कल हमने लास्ट टाइम कंडीशनल रेंडरिंग ही सीखी थी ना। ये एंड वाला क्या करता है, इसमें एल्स देने की जरूरत नहीं होती। अगर ट्रू होगा तो ये कंपोनेंट चल जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो। अब क्या दो कंपोनेंट एट द सेम टाइम चल सकते हैं या नहीं, चल सकते हैं या नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि राउट तो एक टाइम में एक ही हो सकता है, दो राउट तो एट द सेम टाइम है। देखो ना, राउट अबाउट भी हो जाए, कॉन्टेक्ट भी हो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो राउट तो एक ही है, एक ही चलेगा, और उससे हमारी ये वाली लॉजिक जो है वो बन गई। बात समझ आ गई आप? लेकिन ये जो काम हमने किया है ना, ये काम हमने मैन्युअली किया है। क्या किया है? खुद से लॉजिक बना के किया है, जो कि अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। क्योंकि एक पूरी राउटिंग बनाने के लिए सिर्फ हमें इस तरह से कंडीशनलाइज रेंडरिंग नहीं करनी है, इसके अलावा भी और भी काम करने हैं। और काम क्या होते हैं, जैसे हमने करना है एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो उसका भी फिर हमें लॉजिक लगानी पड़ेगी। फिर हमने ऐसे करना है कि ये राउट आए, मतलब एक राउट के अंदर राउट हो सकता है। जैसे अगर आप देखो, ये हमारा ब्लॉग पेज है, ऐसे ही उस पर मैंने क्लिक किया, अब ये कोई एक और पेज है, तो इसको हम बोलते हैं सब पेजेस, कि एक पेज के अंदर जाके पेजेस, तो उसकी लॉजिक भी फिर हमें खुद ही हैंडल करनी पड़ेगी। तो अगर हम मैन्युअली ये काम करेंगे तो सारी की सारी लॉजिक हमें क्या करनी पड़ेगी, खुद से बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने ये अभी छोटी सी लॉजिक बनाई है ना राउट्स बनाने के लिए, तो ये मुझे सारी लॉजिक फिर खुद बनानी पड़ेगी बार बार। अब इससे बेहतर स्ट्रेटजी ये है कि हम बनी बनाया कोई सोल्यूशन यूज करें। हम क्या करें, बना बनाया कोई सोल्यूशन यूज करें। अच्छा, वो भी मैंने आपको मैन्युअली पहले इसलिए करवाया है ताकि आपका जहन जो है वो खुले। उसने भी यही काम करना जो मैंने किए, उसने भी कंडीशनल रेंडरिंग ही करनी है, लेकिन उसका ये इंटरनल मैकेनिज्म है। उसका क्या है, ये इंटरनल मैकेनिज्म है, यानी वो रेंडरिंग खुद से करेगा, सारा कुछ खुद ही करेगा। हमने बस उसको ये बताना है, ये मेरे 5 पेजेस है, अगर ये राउट हो तो ये चला दो, ये राउट हो तो ये चला दो, बाकी का सारा काम वो खुद मैनेज करेगा। सही है? ऐसी लाइब्रेरी को रिएक्ट में बोलते हैं रिएक्ट राउटर डोम। क्या बोलते हैं? रिएक्ट राउटर डोम। अच्छा, अब हम लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं इसका 7.3.0। जब हमने शुरू किया था, जब 1.0 होता था, तो बहुत ज्यादा ये भी अपने वर्जन जो है वो अपग्रेड कर चुके हैं। अच्छा, ये लाइब्रेरी है क्या? ये लाइब्रेरी जो मैंने अभी काम किया है,
उसका ऑटोमेटिव सॉल्यूशन है। यानी ये हमें राउटिंग बनाने में यानी राउट्स बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। राउट्स बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अच्छा कैसे करेगा, ये कह रहा है कि आप क्या करो, सबसे पहले ये कह रहा है इंस्टॉलेशन करो। क्रिएट रिएक्ट टैब हमने की हुई है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि क्रिएट रिएक्ट राउटर लेटेस्ट, ये तो नहीं चाहिए हमें। हाँ ऊपर ये फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क को हमने छोड़ दिया। हमने उसमें से आना है लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में इंस्टॉलेशन में, इंस्टॉलेशन में आके हमने क्या करना है, यहाँ पे रिएक्ट राउटर को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो हम आते हैं यहाँ पे npm पैकेज अगर हमने इंस्टॉल करना हो तो हम क्या करते हैं, npm इंस्टॉल लाइब्रेरी का नाम, npm इंस्टॉल लाइब्रेरी का नाम। अब जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, ये कहाँ पे आ जाएगी, पैकेज में आ जाएगी। जैसे ये रिएक्ट राउटर की लाइब्रेरी 7.3.0 जो है वो आ गई, ठीक है। अच्छा अब सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं, अपनी index.js में जाओ, वहां पे जाके ये ब्राउजर राउटर को कॉल करो। यानी ब्राउजर राउटर रिएक्ट राउटर में से, वैसे अब मुझे ये बताएंगे ये इतनी जो लाइन है ये वाली, मैं इसको यहां पे इंपोर्ट करता हूं। एक स्टैंडर्ड है जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं, जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यानी नोड मॉड्यूल से चीजें जो इंपोर्ट करते हैं उसको हम पहले इंपोर्ट करते हैं, और जो हमारी होती हैं उसको, तो ये हमारी है तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ये करेंगे। अब मुझे बताएं ये कैसे पता लगेगा ये लाइब्रेरी में से इंपोर्ट कर रहा है, हमारी फाइल में से नहीं कर रहा, ./ नहीं लगाया। दूसरा बताओगे ये कौन सा इंपोर्ट कर रहा है, डिफॉल्ट इंपोर्ट है या नेम्ड इंपोर्ट है, नेम्ड इंपोर्ट, ब्रैकेट लगी हुई है इसलिए डिफॉल्ट इंपोर्ट नहीं। अच्छा ये करने के बाद उसने बोला कि आप ये एक कंपोनेंट है जिसको आपने कॉल करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमने अभी अपनी लॉजिक बनाई है, अगर आप कहते हो तो मैं इसको ना एक फाइल बना के इधर रूट पे रख देता हूं, राउटिंग ऑन राउटिंग .js, ताकि आप अगर बाद में इसका इंफॉर्मेशन लेना चाहें समझने के लिए, क्योंकि मैं इसको सारे को उड़ाने लगा हूं दोबारा। ये वाली चीजें हमें नहीं चाहिए और ये भी हमें नहीं चाहिए। बात समझ आई या नहीं आई, ये दोनों चीजें हमें नहीं चाहिए। सबसे पहले उसने क्या बोला है कि ये एक टैग है जिसको आपने कॉल करना है, तो इसको हम कॉल कर देते हैं ब्राउजर राउटर। इसको हमने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। ये इतना कॉल हो गया, इसकी लॉजिक हमने बिल्ड कर ली। हमने ब्राउजर राउटर इंपोर्ट किया कहां से, रिएक्ट राउटर डोम से, और उसको हमने टैग की सूरत में कॉल कर दिया। अब आप ये कह सकते हैं कि सर ये ऐसे कॉल करने का मतलब क्या है, हमने तो अभी तक जितने भी कंपोनेंट कॉल किए हैं वो कैसे करते हैं, ये कंपोनेंट ही है जो रिएक्ट राउटर दे रहा है, हमारा अपना नहीं है। लेकिन इस कंपोनेंट को ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग में हमने कॉल किए, इसका क्या मतलब है, हमने अभी तक ऐसा कोई कंपोनेंट कॉल ऐसे हमने कंपोनेंट कैसे कॉल करने सीखे हैं, कंपोनेंट का नाम और उसके एंड पे / ऐसे कॉल करने सीखे हैं ना। लेकिन ये क्या तरीका है टॉप बॉटम वाला ये तरीका क्या है, उस पर हम आते हैं। इसको समझने के लिए पहले अभी के लिए इसको मैं खत्म कर देता हूं जो उसका मैंने इंपोर्ट किया था। अब हम अपना कंपोनेंट को ही कॉल करते हैं। पेज कॉल कर लूं या कंपोनेंट करूं, पेज ही कर लें। कंपोनेंट और पेज में कोई फर्क लॉजिकल तो कोई नहीं है, वो तो हमने कंसेप्चुअल तौर पे किया है ना। लॉजिकल तो रिएक्ट के लिए तो कंपोनेंट ही है, पेज भी क्या है, कंपोनेंट ही।
तो मैं क्या करता हूँ, एक हमारे पास पेज है होम पेज, नॉर्मली हम इसको इस तरह से कॉल करते हैं, ऐसे ही है, और इसकी यूआई जो है ना वो मुझे ऐसे नजर आने लग जाती है, ऐसे ही है। मैं इसको ऐसे भी कॉल कर सकता हूँ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। देखो HTML के अंदर हमने बोला था रिएक्ट के जो कंपोनेंट है ना वो टैग की तरह ही कॉल होते हैं। तो HTML में टैग कितनी तरह से कॉल होते थे? 2 तरह से। कौन कौन से? सेल्फ क्लोजिंग टैग, और अभी पहले हमने कंपोनेंट को कैसे कॉल किया था? सेल्फ क्लोजिंग। अब कैसे किए? ओपनिंग क्लोजिंग। ठीक है, मैं इसको कॉल करता हूं, आउटपुट अभी भी क्या आ रही है? सेम आ रही है। लेकिन क्वेश्चन ये है, इन दोनों में फर्क क्या है? मतलब भाई उसने सेल्फ क्लोजिंग से भी आउटपुट सेम आ रही है, ओपनिंग क्लोजिंग से भी आउटपुट सेम आ रही है, तो फर्क क्या है? दोनों का कोई फर्क हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना। इसके अंदर जो भी चीज आएगी वो हाँ। अब फर्क क्या है कि हम अगर ओपनिंग क्लोजिंग टैग हमेशा तब लगाते हैं अगर उस टैग के अंदर मजीद टैग रेंडर करने हो, आने हो, ऐसे ही है ना। नहीं तो जैसे इमेज है उसके अंदर मजीद कोई टैग नहीं आना तो हम उसको सेल्फ क्लोज कर देते हैं। हाँ, अगर कोई डिव है उसके अंदर मजीद टैग आने हैं तो आप उसको हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग की सूरत में कॉल करते हैं। इसका फायदा क्या है कि मैं यहां पे बैठ के कोई भी दूसरी H2 का एक टैग लगाता हूं, ठीक है, और इसको कहता हूं H2 टैग फ्रॉम H2 टैग लगा दिया। अभी भी यहां पे मुझे क्या नजर आ रहा है? होम पेज क्या नजर आ रहा है? लेकिन इसके अंदर मैंने ये इसको मैंने एक चिल्ड्रन पास किया, उस कौन सा टैग? H2 टैग। अगर आप एक कंपोनेंट को ओपनिंग क्लोजिंग टैग में कॉल करते हो, किस में कॉल करते हो? ओपनिंग क्लोजिंग टैग में कॉल करते हो, उसके अंदर आप मजीद रन टाइम पे कोई टैग या कोई भी चिल्ड्रन पास कर सकते हो, कोई भी टैग पास कर सकते हो। अच्छा, जब आप उस कंपोनेंट के अंदर जाओगे आपको वो जो आपने कॉल किया था वो टैग मिल सकता है। कैसे? हम यहां पे एक रिएक्ट फ्रेगमेंट लगाते हैं, क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा टैग मुझे रेंडर करने हैं। मैं कहता हूं कि यहां पे एक मैं कर्ली ब्रेसेस लगाने लगा हूं और उसमें एक वर्ड चिल्ड्रन लिखने लगा हूं। यहां पे आगे मैं उस चिल्ड्रन को कॉल करने लगा हूं। ये क्या करेगा? ये जो मैंने चिल्ड्रन कर्ली ब्रेसेस लगा के लेके उसको एज अ चिल्ड्रन इधर कॉल किया है, तो अब यहां पे देखो H2 टैग शो होने लग गया। ये क्या करेगा? वो कह रहा है कि अगर सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, आपने ओपनिंग क्लोजिंग किया और उसके अंदर कोई टैग लगाए हैं, वो टैग इस होम कंपोनेंट को जाएंगे और वो किस में मिलेंगे? चिल्ड्रन में। और उसको अगर आप ऐसे रेंडर कर दोगे तो वो चिल्ड्रन आपको नजर आने लग जाएंगे। यानी जिस तरह आप एक टैग को कॉल कर रहे हो, उस टैग को वहां से साथ में जिस तरह एट्रीब्यूट भेजते हैं ना, ऐसे हम जो है वो पूरे का पूरा टैग भी भेज सकते हैं और वो टैग को रेंडर कर सकते हैं एज अ चिल्ड्रन। अच्छा, अगर आप इसको कॉल नहीं करोगे फिर नहीं नजर आएगा, अगर आप इसको कॉल करोगे नजर आएगा। अब बात ये है कि अगर आप इसको आप सेल्फ क्लोजिंग टैग के तौर पे कॉल कर दो फिर क्या होगा? अब क्या होना चाहिए? अब चिल्ड्रन गए हैं इसको, वो उसको यहां चिल्ड्रन में मिलेंगे, वो यहां पे शो होंगे। बात समझ आई है? रही है? यानी आप एक पेज को या एक कंपोनेंट को कॉल करते हुए उसको सेल्फ क्लोजिंग भी कॉल कर सकते हो, फिर उसको कोई भी चिल्ड्रन पास नहीं हो सकता, और या उसको आप ओपनिंग क्लोजिंग में कॉल कर दो। अगर आप उसको ओपनिंग क्लोजिंग में कॉल करोगे तो फिर चिल्ड्रन जो है वो पास होगा। हाँ, इसमें कोई लिमिट
जैसे समझो जब हम एक डिव बनाते हैं उसके अंदर जो टैग लगाते हैं वो डिव के क्या होते हैं? चिल्ड्रन। ये हमने देखा था ना, डिव उनका पेरेंट होता है और वो डिव के क्या होते हैं? चाइल्ड होते हैं। ये लॉजिक आपको पता है ना। अब एक आपने इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं बनाया, आपने इसको ओपनिंग क्लोजिंग बनाया, आपने इसको एक टैग दे दे, क्या एक से ज्यादा टैग दे दे, H3 टैग, तो वो शो होने लग जाएगा। आप इसको 50 टैग दे दें, ये 50 टैग अपने चिल्ड्रन पे ले जाएगा, वहां पे जाके। एक्चुअली अगर आप इसको सम अप करो, अपने दिमाग को थोड़ा सा फोकस करो, हमने किया ये है, ये काम, ये जो टैग हमने इधर लगाए हैं, ये टैग हम यहां पे भी लगा सकते थे, ऐसे कर सकते थे ना। हमने यहां पे नहीं लगाए, हमने कहा कि जब मैं तुम्हें कॉल करूंगा तो तुम्हें पास करूंगा। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा क्या होगा, कौन बताएगा? जब हम होम को किसी और दूसरी जगह पे कॉल करेंगे, वहां पे हम H2 दोबारा भेज सकते हैं, लेकिन डिफरेंट टेक्स्ट के साथ। नहीं समझ आई बात? मैं आपको बताता हूं। हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं, एक अदद बटन। क्या बनाते हैं? बटन बनाते हैं, ठीक है। हम एक अदद बना देते हैं यहां पे बटन, और उसमें फाइल कंपोनेंट बनाते हैं button.js, और उसमें बटन का कंपोनेंट बन गया। अब मैं कह रहा हूं कि इसमें एक मैं क्या रिसीव करूंगा? चिल्ड्रन। मैं कह रहा हूं यहां डिव के अंदर मुझे क्या आ जाएगा? चिल्ड्रन, ठीक है। डिव के अंदर क्या आएगा? मुझे एक चिल्ड्रन आएगा, एक अदद क्या आ जाएगा? चिल्ड्रन। अब फायदा ये है इसका कि अगर मैं इस बटन को कॉल करता हूं, ठीक है, इस बटन को मैं कॉल करता हूं यहां पे, अगर तो बटन को वैसे ही कॉल करूंगा तो कुछ भी आएगा नहीं, स्क्रीन पर कुछ भी शो नहीं होगा। अब अगर मैं इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाता हूं, अब मुझे बटन शो हो रहा है। अब H1 की जगह पे मैं क्या पास करता हूं यहां पे? BTN, ताकि वो मुझे बटन वाली फीलिंग दिखाए। बटन बन गया, और इसको मैं बटन को कह सकता हूं, ये कौन सा बटन है? लॉगिन। अब मैं इसी बटन को दोबारा कॉपी पेस्ट करूंगा और इसको क्या बोल दूंगा? ये क्या है? साइन अप। कंपोनेंट एक ही है, लेकिन वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट बिहेव कर रहा है। क्यों? चिल्ड्रन। अगर आप कहोगे यार ये बटन वाली लॉजिक आप यहां पे लगा देते चिल्ड्रन के बजाय, तो बटन तो फिर भी कॉल होता चल जाता है, ऐसे ही है ना। लेकिन दोनों टाइम क्या आता? लॉगिन आता। क्यों? मैंने लॉगिन को जाके कंपोनेंट के अंदर हार्ड कोड कर दिए। अगर मैं इसको पीछे से भेजता तो फिर मैं कंपोनेंट को क्या कर सकता? रीयूज कर सकता अपने हिसाब से, जहां पे भी मुझे जो भी चीज चाहिए वहां उसकी वो चीज कॉल है। यानी मुझे बटन में लॉगिन चाहिए, लॉगिन पास कर देता, मुझे बटन में साइन अप चाहिए, मैं साइन अप दे देता। समझ आई बात? एक हमारा कस्टम बनाया हुआ रेट का कंपोनेंट सेल्फ क्लोजिंग टैग के तौर पे भी कॉल हो सकता है, और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के तौर पे भी। अगर ओपनिंग क्लोजिंग टैग के तौर पे कॉल होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर मैं चिल्ड्रन पास कर सकता हूं, क्योंकि हमें पता है एक टैग के अंदर जो चीजें आती हैं वो उसकी क्या कहलाती है? चाइल्ड कहलाती है। वो चिल्ड्रन आप कंपोनेंट में जाके एक्सेस कर सकते हैं और उसको रेंडर कर सकते हैं। उसका फायदा क्या है कि जब उसी कंपोनेंट आपको दोबारा कॉल करोगे तो आप वहां से डिफरेंट चिल्ड्रन पास कर सकते हो। उस वक्त वो डिफरेंट चिल्ड्रन जो है वो रेंडर करेगा, क्योंकि एक कंपोनेंट को 50 दफा भी कॉल कर सकते हो ना, वो 50 दफा UI रेंडर कर देगा। लेकिन अगर आपने उसमें चिल्ड्रन वाली लॉजिक लगाई हुई है तो फिर वो चीजें जो है वो वर्क करेंगे। ये चिल्ड्रन वाली लॉजिक ऐसे, तो वो डिफरेंट दिखाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको बात? अच्छा, अब ये बटन वाला लॉजिक तो खत्म करते हैं इधर। ये तो मैंने समझाने की खातिर आपको कर दिया सेटअप सारा।
असल ये आप समझ आ गया ना कि होम का मतलब क्या है, चिल्ड्रन का मतलब क्या है, तो इसका भी मतलब जो है वो सेम ही है। अब हम ये सारा कोड यहाँ से उड़ा देते हैं क्योंकि अभी हमें ये चाहिए नहीं। अब मैं यहाँ से कॉल करता हूँ ब्राउजर राउटर और उसको मैं ऐसे चिल्ड्रन के तौर पे कॉल करता हूँ, उसको मैं अब मुझे आप बताओ इसका मतलब क्या होगा अगर मैं इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग में कॉल नहीं कर रहा, ओपनिंग क्लोजिंग टैग में कॉल कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? ये चिल्ड्रन एक्सपेक्ट कर रहा है। ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? चिल्ड्रन। अब इसके चिल्ड्रन क्या होंगे? हमारे कंपोनेंट्स। इसके चिल्ड्रन क्या होंगे? यानी एक इसके चिल्ड्रन h1 h2 टैग भी हो सकते हैं, और इसका हम अगर इसमें कंपोनेंट दे दें इसको, तो इसका चिल्ड्रन क्या बन जाएगा? कंपोनेंट बन जाएगा या नहीं? तो अगर मैं यहां पे इसको कहता हूं कि तुम्हारा जो है ना वो चिल्ड्रन जो है वो होम का बटन, होम का कंपोनेंट है, और उसका भी एक चिल्ड्रन है बटन, वो तो लेता स्टोरी है। ये सारे रेंडर हो गए। क्यों? सारे रेंडर होने चाहिए थे ना। क्यों? क्योंकि ब्राउजर राउटर के मैंने ये सारे के सारे क्या बना दिए? चाइल्ड। वो सारे के सारे चिल्ड्रन को लेके क्या कर रहा है? रेंडर कर रहा है। समझ आ गई बात? तो वो सारे के सारे उसने चिल्ड्रन को जो है वो रेंडर कर दिया। एक तो वो कह रहे थे ऐसे ब्राउजर राउटर का टैग लगा दो और उसको हमने क्या पास करने हैं? चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन क्या पास करने हैं उस पर हम आते हैं, तो हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। अच्छा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने क्या किया है कि ब्राउजर राउटर में एक टैग यूज किया है राउट्स का और एक टैग यूज किया राउट का। अच्छा, अब राउट्स और राउट भी दो और टैग हैं जो हमें इंपोर्ट करने हैं। जिस तरह ब्राउजर राउटर था ना, ऐसे राउट्स और फिर राउट। तो तीन चीजें, ब्राउजर राउटर, राउट्स और राउट हमने कहां से निकालने हैं? रिएक्ट राउटर डोम से। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि राउट्स को भी एज अ पेरेंट चाइल्ड कॉल कर दो। जिस तरह ब्राउजर राउटर को किया है ना, ऐसे राउट्स को भी क्या कर दो? कॉल कर दो। तो ये मैंने कॉल कर दिया। तो दो, यानी ब्राउजर राउटर का चिल्ड्रन कौन बन गया? राउट्स बन गया। यानी जब ब्राउजर राउटर रेंडर होगा तो बीच में उसके क्या रेंडर होगा? एक्चुअली राउट्स रेंडर होगा। ठीक है, इतना चल रहा है, इससे भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। उसके अंदर वो कह रहे हैं एक राउट का टैग बनाओ, लेकिन वो सेल्फ क्लोजिंग टैग हो। वो क्या हो? सेल्फ क्लोजिंग टैग हो, और उसमें दो एट्रीब्यूट, एक टैग को हम क्या पास कर सकते हैं? एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं या नहीं? जैसे एक डिव है, उसका एट्रीब्यूट हो सकता है आईडी, क्लास, ये एट्रीब्यूट होते हैं ना। तो ये एक टैग है, राउट टैग है या कंपोनेंट है, इसको भी क्या पास हो सकते हैं? एट्रीब्यूट। इसके अंदर कितने एट्रीब्यूट के हैं? दो। कौन कौन से? पाथ और एलिमेंट। पाथ क्या है? वो कह रहा है अगर पाथ हो फॉरवर्ड स्लैश, तो कौन सा कंपोनेंट चलाओ? एलिमेंट कौन सा चलाओ? होम। एलिमेंट कौन सा चलाओ? एलिमेंट जो है वो होम वाला चलाओ, ऐप वाला चलाओ। हमने इसमें कौन सा चलाना है? होम वाला। यानी ब्राउजर राउटर, उसमें राउट्स का टैग, उसमें सेल्फ क्लोजिंग राउट का टैग, उसमें दो एट्रीब्यूट गए, पाथ और। अब वो ये कह रहा है अगर पाथ फॉरवर्ड स्लैश होगा तो मैं उसके अगेंस्ट कौन सा कंपोनेंट चला दूंगा? होम। अगर आप हमारे वाली लॉजिक देखो, पुराने वाली जो हमने बिल्ड की थी, उसमें भी हमने क्या बोला था? अगर ये वाला हो तो ये चला दो। बस हमने ये एंड और ये कंडीशन हमने नहीं लगाई, और हमने ये वाली लॉजिक भी हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको उसने सिंपल करके क्या कर दिया? वो कहते हैं आप राउट का टैग कॉल करते जाओ, अबाउट है तो अबाउट आ जाएगा, कॉन्टेक्ट है तो कॉन्टेक्ट आ जाएगा, सर्विस है तो सर्विस। वो पाथ को कंपेयर करेगा, यानी वो विंडो डॉट लोकेशन वाली जो हमने लॉजिक लगाई थी वो भी खुद ही लगाएगा, और उसके बाद जो हमने नीचे एंड ऑपरेटर करके लगाया था वो भी वो खुद लगाएगा। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं,
तो हमारे पास क्या आने लग गया, होम पेज। और जैसे मैं यहां से जाऊंगा अबाउट पेज, जैसे मैं यहां से जाऊंगा कॉन्टैक्ट पे, सर्विसेज पे, और अगर गलत राउट पे जाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर गलत राउट पे जाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने राउट गलत डिफाइन किए। इसका भी एक तरीका होता है, इसमें हम नॉट फाउंड का राउट डिफाइन कर सकते हैं। देखो इसको एलिमेंट चाहिए रिएक्ट का, सॉरी रिएक्ट का नहीं, HTML का। अब वो मैंने इधर डायरेक्टली टैग पास कर दिए। अब टैग की जगह क्या हो सकता था, कंपोनेंट भी हो सकता था, पेज भी हो सकता था, वो सेल्फ क्लोजिंग भी हो सकता था, वो ओपनिंग क्लोजिंग भी हो सकता था। अब यहां पे मैंने इसको H1 ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया, तो ये करेगा क्या, राउट अगर पाथ ऊपर वाले किसी से मैच ना करे, स्टार का मतलब है कोई भी राउट आ जाए, अगर वो ऊपर वाले किसी से मैच नहीं करता वो इसके पास आ जाएगा और वो एक H1 टैग शो कर देगा नॉट फाउंड। ठीक हो गया। टेक्निकली यहां से इसका भी हमें एक नॉट फाउंड का भी क्या बना लेना चाहिए, पेज बना लेना चाहिए, और वो यहां पे जिस तरह बाकी पेजेस हमने कॉल किए हैं वैसे कॉल कर लेना चाहिए। समझ आई या नहीं आई? यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो पूछें। इजी है। मैंने आपको मैन्युअली पहले करके दिखाया कि एक्चुअली ये सारा काम क्या कर रहा है, जो हमने किया वही कर रहा है ना, उसकी फंक्शनैलिटी भी वही है जो हमने लगाई थी। बस इसने वो मुझे विंडो डॉट लोकेशन वाला काम नहीं करना पड़ा। वो क्यों? क्योंकि वो इसने ब्राउजर राउटर में किया होगा खुद से, और मुझे यहाँ पे कंडीशन रेंडरिंग भी नहीं करनी पड़ी। एक तरह से ये कंडीशनल रेंडरिंग ही है कि पाथ ये हो तो ये रेंडर करो, अबाउट हो तो ये करो, ये हो तो ये करो, नॉट फाउंड पे ये कर दो। सही हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अब हम चाहते हैं कि यार कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हर पेज के अंदर मुझे चाहिए हो। यानी जैसे हेडर है, अब हेडर का कंपोनेंट है, या तो वो हर पेज पे आता है, यानी ये समझो यहां पे ये वाला जो हेडर वाला कंपोनेंट है, अगर आप किसी भी पेज पे जा रहे हो तो ये ऑलवेज आ रहा है, ऐसे ही है ना। अब इसकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि मैं हर पेज में जाके हेडर का कंपोनेंट कॉल करूं, ऐसे ही होगा ना। जैसे होम में जाऊं, होम पेज पे होम से पहले यहां पे क्या कॉल कर दूं, हेडर कॉल कर दूं। अगर मैं होम पे जाता हूं ये हेडर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अबाउट पे जाऊंगा तो हेडर नहीं आएगा, ऐसे ही है ना। अबाउट पे भी हेडर लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक तो फ्रेगमेंट लगाना पड़ेगा, ऐसे ही है ना, और साथ में इधर ऊपर हेडर करके कॉल करना पड़ेगा। तो अबाउट पे भी हेडर आ रहा, ठीक है। अब तीसरे पेज पे चाहिए तो फिर उधर भी, अब मेरे पास 50 पेज हैं तो क्या करें, 50 दफे हेडर कॉल करें। गड़बड़ लग रही है या नहीं? गलत है ना। 50 हेडर है तो 50 पेज है तो 50 दफा हेडर कॉल करेंगे तो गलत है। इसका को अब क्या करना पड़ेगा, है ऑटोमेटिकली होगा, ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर आपने नेमिंग कंसिस्टेंट रखे हुए हैं ना, यानी अगर आपका यहाँ पे भी हेडर ही नाम है पेज के वो कंपोनेंट के अंदर, और फाइल का नाम भी सेम है हेडर के नाम से, और आपने जहाँ इसको कॉल किया वो भी सेम है, तो वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लेते हैं। इसलिए नेमिंग कंसिस्टेंसी जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है। हाँ, अगर आप फाइल का नाम और रखते हो, उसके अंदर कंपोनेंट का नाम और रखते हो, इंपोर्ट किसी और नाम से करते हो,
फिर वो ऑटोमेटिकली नहीं करेगा, फिर आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। इसलिए नेम हर जगह सेम रखना, फाइल का नाम, फोल्डर का नाम, उसके अंदर जो कंपोनेंट का नाम है, सारे नाम जो है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब हेडर कंपोनेंट बन गया, कॉल हो गया, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। हमें राउटिंग एक ऑप्शन देता है, वो कहता है कि आप ऐसा काम कर सकते हो, ऐसे कंपोनेंट जो आप चाहते हो हर पेज पे शो हो, वो क्या हो, हर पेज पे शो हो, आप उसको इन राउट से पहले कॉल कर दो। अगर हम पहले अपने वाली लॉजिक में जाएं, तो अपने वाली लॉजिक में हमने यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग की है। इस कंडीशनल रेंडरिंग के ऊपर यहां पे अगर मैं हेडर को कॉल कर दूं, सब में आएगा या नहीं आएगा? इधर से जो भी पेज रेंडर होता है डजंट मैटर, लेकिन उससे पहले हेडर क्या होगा, हेडर कॉल होगा, क्योंकि हेडर पे कोई भी कंडीशन नहीं। यही मिलता जुलता काम हम अब करेंगे राउटिंग के साथ भी। जहां राउट्स मेरे हैं वो तो हैं, इसके अंदर आगे मैं क्या करूंगा, यहां पे हेडर को कॉल कर दूंगा, हेडर से बाहर ब्राउजर राउटर, इधर राउट्स में सिर्फ राउट ही आएंगे। 2 दफा आ रहा है, क्यों? एक दफा हमने राउटिंग से बाहर लगा दिया है और एक दफा फाइल के अंदर। तो होम के अंदर जाके अब हमें क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, सॉरी अबाउट में इसको खत्म करेंगे तो अब एक दफा आ जाएगा। लेकिन इसका फायदा ये है कि हमने कॉन्टेक्ट में नहीं लगाया हुआ ना, उधर भी आ रहा है, हमने अबाउट में नहीं लगाया, उधर भी आ रहा है, होम में नहीं लगाया, उधर भी आ रहा है। होम तो अच्छा फॉरवर्ड स्लैश है, इवन हमने नॉट फाउंड पे भी नहीं लगाया था, उधर भी आ रहा है। हर जगह आ रहा है, ठीक हो गया। अब फिर लहता लहता सब निकाल करना पड़ेगा। या एक और तरीका भी है, हम हर चीज का सोल्यूशन होता है। हमें राउट्स पता है, ऐसे ही हम कंडीशन लगाएंगे यहां पे, अगर राउट नेम, अगर राउट नेम इक्वल टू, किस पे शो नहीं करना चाहते आप, अगर राउट नेम ABC है तो हेडर शो, अगर है तो फिर शो हो रहा है, अगर नहीं है तो सॉरी, अगर है ABC तो फिर शो ना करो, फिर शो हो रहा है, अगर नहीं है तो फिर करना है ना यार। नॉट आया ना, अगर ABC आ रहा है तो फिर शो नहीं होगा, ABC के अलावा है तो शो होगा। अच्छा, अब राउट नेम बनाना कैसे है, विंडो डॉट कलेक्शन से ले लें राउट नेम, वही तरीका, या एक और भी तरीका यहाँ पे ये मुझे देता है, यहाँ पे रेक्ट राउटर डोम देता है,
ये हुक्स में होगा, यहाँ पे कहीं डिफाइन किया होता है। अच्छा, अगर इसके अंदर क्या होता है कि आप सर्च पैरामीटर ले सकते हो, यूज लोकेशन आएगा ना, उसमें पाथ नेम आ रहा है। थोड़ा सा अब वो हमने कुछ लॉजिक्स अभी पढ़ी नहीं हुई ना, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा इसका, लेकिन कंसेप्ट बनाने के लिए हम इसको ऐसे कॉल करेंगे। यूज लोकेशन हम यहाँ से लेंगे तो हमें इसकी लोकेशन मिलेगी, तो इसको प्रिंट भी कर लेते हैं कि ये लोकेशन क्या दे रहा है। इसमें 2-3 और नए कंसेप्ट इंक्लूड होंगे जो अभी हमने पढ़े नहीं है, वो हम कोड करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, उसको बाद में करते हैं। लेकिन अभी के लिए बात समझ आ गई है ना कि रिएक्टर आउटर टॉम में से ही हम इंफॉर्मेशन लेंगे और लेके उससे हमें ये मिल जाएगा कि राउट कौन सा है, अभी अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, कौन सा राउट है, फिर वो मिल जाएगा। तो उसकी बेस पे हम कंडीशन रेंडरिंग कर सकते हैं। अभी तो चूँकि आपने कंडीशन रेंडरिंग कर दी है तो वो कभी भी नहीं चल रहा। अभी के लिए हम हेडर जो है सब पे चला देते हैं, लेकिन आप कर सकते हो, एक पेज पे नहीं करना, 2 पे नहीं करना, तो या तो फिर बाकी पेजेस पे लगा लें, एक पे ना लगाएं, या फिर इधर आके कंडीशन रेंडरिंग कर लें। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, नहीं अभी इसका एक टॉपिक रह गया ना, वो भी कर लें कि अगर हमारे पास यहाँ पे अभी तो हमें खुद से रिफ्रेश करके जाना पड़ रहा है ना, यहाँ से ऐसे ऊपर से टाइप करके, लेकिन ऐप में तो वो लिंक लगे होते हैं ना, जैसे ये ए का जो टैग होता है वो लगा होता है, तो वो वाला काम कैसे करते हैं वो देखना है। अच्छा, ये यहाँ पे हमने इंस्टॉलेशन फॉलो की है, राउटिंग फॉलो की है और नेविगेशन। अच्छा, नेविगेशन में मेरे पास एक फंक्शन, एक मुझे मिलेगा नैव लिंक का वो टैग। हम नैव लिंक के टैग को हम यानी ए टैग यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह नैव लिंक का टैग यूज करेंगे। अच्छा, नैव लिंक के टैग के अंदर हम यहां पे आएंगे, या हम हेडर में लगा लेंगे। हेडर में नेविगेशन होती है ना नॉर्मली, तो हेडर के अंदर जाके यहां से रिएक्टर आउटर डोम से नैव लिंक ले लेते हैं। होम अबाउट कॉन्टैक्ट एज सर्विसेज। कैसे? नैव लिंक का टैग मुझे मिलेगा कहां से? रिएक्टर राउटर से। ये ए टैग की तरह होता है, यानी ये ए टैग का क्या है? अल्टरनेटिव है। इसमें हम क्या बताते हैं, नैव लिंक के टैग में ये ओपनिंग क्लोजिंग, ए टैग भी ओपनिंग क्लोजिंग होता है ना। अगर मैं ए टैग लगाऊं यहां पे, ये ओपनिंग क्लोजिंग टैग होता है ना, उसमें जो चीज हम लिखते हैं, जैसे गूगल लिखते हैं तो ये हमें स्क्रीन में नजर आता है, जैसे ये गूगल आ रहा है ऐसे ही है। और इसके ओपनिंग टैग में क्या लगाते हैं? href के google.com पे जाना है, तो फिर ये लिंक बन जाता है। अच्छा, इसी तरह ये भी नैव लिंक भी ओपनिंग क्लोजिंग टैग है, ठीक है। जो होम है वो यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसके 2 पैरामीटर हैं। एक्चुअली तो क्लास नेम देने की जरूरत नहीं है वैसे, ये वो जैसे ChatGPT ने दे दिया। href की जगह पे मैंने इसको क्या पास करना है, यानी ए टैग में क्या होता है? href। नैव लिंक का एट्रीब्यूट क्या है? 2 के अंदर हमने कहा डिफाइन करना है कि हमने किधर जाना है। जैसे href में हम बताते थे ना कि तुमने contact.html पे जाना है, यानी अगर कॉन्टैक्ट है तो हम लिखते थे contact.html। ये contact.html वो नॉट फाउंड है अभी, उसी तरह ये सारे मूव कर रहे हैं, यानी ये बिल्कुल उसी तरह के href की जगह 2 लगाना है, ए टैग को नैव लिंक करना है, बाकी सारा कुछ क्या है? सेम है। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये काम हमने ए टैग से क्यों नहीं किया, नैव लिंक क्यों यूज किया है? उसका फर्क मैं बताता हूं।
फोकस कीजिएगा यहाँ पे, मैं अबाउट के ऊपर हूं और पहले वाला कॉन्टेक्ट कौन सा था, ए टैग वाला। तो आपने इस वाले रिफ्रेश पे फोकस करना है। ये जो आइकन बना हुआ है ना, क्या हुआ है, पेज क्या हुआ है, रिफ्रेश हुआ है। अच्छा, अगर आप इस पे फोकस कीजिएगा, पेज क्या है, रिफ्रेश नहीं हो रहा। अगर आप नैवलिंग यूज करते हो तो पेज रिफ्रेश नहीं होगा। अगर आप ए टैग यूज करते हो तो पेज रिफ्रेश होगा। समझ आई बात क्या नहीं? ये चीज है। अब देखो ये कॉन्टेक्ट पे तो गया है, काम तो ये वही कर रहा है, लेकिन पेज क्या कर रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। लेकिन इस पे नहीं हो रहा, काम सारा वही है, एक बस एचरेफ चेंज हुआ है, इसका नाम चेंज हुआ है, इधर 2 दिया, बाकी सारा कुछ सेम। यानी अगर आपने रिएक्टर आउटर डोम, एक वजह ये भी थी कि हमने रिएक्टर आउटर डोम यूज किया, क्या हमने वो विंडो डॉट लोकेशन से सारी लॉजिक लगा ली थी, ए टैग से हम नेविगेशन भी कर लेते जैसे मैंने की है, लेकिन मसला आया फिर भी, क्यों, पेज रिफ्रेश हो रहा था। तो इस वजह से हमने थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज की। हम पेज रिफ्रेश की लॉजिक भी हैंडल कर लेते खुद से, लेकिन हमें फिर ज्यादा कोड करना पड़ता। अब ये सारे काम हमने किसकी जिम्मेदारी लगा दी है, रिएक्टर आउटर डोम। तो हमने रिएक्टर आउटर की मदद से ये चीज अचीव की। तो अगर आपने अब कोई भी पेज नया बनाना है तो आप क्या करोगे, फिर यहां पे आके एक राउट सिंपली कॉपी करोगे, उसमें अपना पाथ दोगे, साथ में पेज का कंपोनेंट दे दोगे, सही है। तो एक नया पेज ऐड हो जाएगा। नैवलिंक में भी google.com पे भी जा सकते हो। नैवलिंक के अंदर उसने ए टैग ही लगाया हुआ है, वो देखता है कि अगर सेम पेज के राउट्स हैं तो वो रिफ्रेश नहीं होने देता, अगर दूसरे के हैं तो वो उधर भेज देता है। जब दूसरे पेज पे ही चले गए तो पेज तो रिफ्रेश हो गई। गूगल पे गए हैं तो वो पेज सारा दोबारा लोड ही होगा। और कोई क्वेश्चन? अब हम क्या करेंगे, अब आपने राउटिंग, आज का जो हमारा कोर टॉपिक था वो था राउटिंग कैसे बनाते हैं। तो आज हमने राउटिंग बनाना सीखा है। कल हमारा टारगेट ये होगा कि अब हम कोई HTML की, जैसे मैं आपको इस वेबसाइट की सारी HTML CSS में बनी हुई वेबसाइट दूं तो आप क्या करोगे। इसकी अगर हम डिवीजन, टेक्नोसिटी वेबसाइट की अगर हम डिवीजन सोचें तो क्या होगा, सबसे पहले कितने पेज बनेंगे, होम का, केसेस का, सर्विसेज का, अबाउट का, कैरियर का, ब्लॉग, टूल्स, कॉन्टैक्ट, ये सबके क्या हो जाएंगे, पेजेस बन जाएंगे। फिर इनके अंदर कंपोनेंट बनेंगे, कौन कौन से, बटन, ये भी कंपोनेंट बन जाएगा आइकन वाला, क्योंकि ये देखो एग्जैक्ट सेम है। फिर ये वाला, ये भी सेम ही है ना, कंपोनेंट बन जाएगा इसका भी। ये भी ऑलमोस्ट सेम है, इसका भी कंपोनेंट बन जाएगा। तो हर चीज के फूटर का कंपोनेंट बन जाएगा, उनको यूज करके फिर पेजेस डिजाइन होंगे, सही है। तो ये लॉजिक भी कल हम सीखना शुरू करेंगे।